नमस्कार मित्रों, अभिवादन, गुड आफ्टरनून। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त अजय सिंह एक बार फिर से। और आज हमारे बीच जो मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक लफ्ज़ है डी डॉलराइजेशन, जिसकी आजकल बहुत चर्चा रहती है। आपने देखा होगा अखबारों में भी और अदरवाइज जहाँ भी कहीं आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह बात हो रही है, डी डॉलराइजेशन होने जा रहा है, होने जा रहा है। हमें ये लगा कि हम इस बारे में आपको ब्रीफली संक्षिप्त तरीके से कम ये बताने की कोशिश कर पाएँ कि डी-डॉलराइजेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। एक क्विक फायर सेशन जिसको कहते हैं कि एक क्विक फायर सेशन किया जाए, उससे जुड़े हुए 4-5 सवालों के हम क्विकली आंसर्स गैदर करने की कोशिश करें और ताकि वो आप तक पहुँचाए जा सकें। एक आम आदमी की समझ के लिए शायद ये ज़रूरी है। तो अजय जी, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। राधे राधे। एंड आपको मैं पहला सवाल आपसे वही होगा आज के मुद्दे पे, और वो ये कि इससे पहले कि हम बात करें कि डी डॉलराइजेशन क्या है, क्यों ना हम पहले ये समझें कि डॉलराइजेशन क्या है। जो इकोनॉमीज का डॉलराइजेशन जो दुनिया में हुआ वो कैसे हुआ, ताकि फिर शायद डी डॉलराइजेशन को समझने में आसानी हो। तो बताइए, व्हाट इज डॉलराइजेशन, हाउ डिड इट टेक प्लेस? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन महेश जी। डिड डॉलराइजेशन जो थी वो वर्ल्ड वार 2 के इमीडिएट फिनिश होने के बाद शुरू हुई थी, बिकॉज टिल वर्ल्ड वार 1 यूएस सुपर पावर नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में यूएस की पार्टिसिपेशन ने यूएस को कन्विंस कर दिया कि इट कैन बी मिलिट्री सुपर पावर एंड यूएस एक इकोनॉमिक पावर बन सकता है। सो उनकी जो इतनी भी फर्दर गवर्नमेंट्स आई वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच में, उन्होंने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के तहत काम किया कि यूएस को एक मिलिट्री पावर बनाया जाए, एटलीस्ट अमेरिकन रीजन में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, और इकोनॉमिक पावर बनाया जाए। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका की जो पार्टिसिपेशन थी और जो फुल फ्लेज्ड उनका यूरोप में एंट्री था विद अलाइड आर्मीज, तो उससे क्या हुआ कि वो जो पार्ट था उससे व्हाट हैपेंड कि उनको एक चीज की रियलाइजेशन हुई कि जो यूरोप है वो एक बहुत ही वीक इकोनॉमी है, और दूसरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको बड़े आराम से हम कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया, ब्रेंट्सवुड एक्ट। अब जो 1945 में ब्रेंट्सवुड एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ कि उस एक्ट ने एक डॉलर का जो गोल्ड से बेंचमार्किंग थी वो स्टैंडर्डाइज कर दी और उसको एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह प्रेजेंट किया उन्होंने कि हमारा जितना भी ट्रेड होगा अक्रॉस द ग्लोब, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, हम उसको गोल्ड के थ्रू नहीं करेंगे, और उसको हम एक करेंसी को, डॉलर को एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह प्रेजेंट करके हम उसको यूज करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मार्केट में जो भी करेंसी है उनकी वैल्यू दो तरह से फिक्स होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लोटिंग। फिक्स जो होती है वो डिसाइड करता है किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, और जो फ्लोटिंग रेट होता है वो डिसाइड करता है मार्केट, कि मार्केट में किसी करेंसी में कितना ट्रेड हो रहा है, कितने लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसका यूज करके अपने इंटरनल इकोनॉमी में या इंटर कंट्री ट्रेड में उस किस फ्रीक्वेंसी में उसको यूज कर रहे हैं। सो ब्रेंट्सवुड एक्ट के बाद से यूएस ने क्या कहा कि उस एक्ट में क्लियरली मेंशन था कि डॉलर विल बी अ ग्लोबल करेंसी, universal currency for all the US and its allies related trades as a standard currency, और बाकी सारी करेंसी इसके रेट के अंगेंस्ट बेंचमार्क होंगी। तो उस एक्ट से एक डॉलर की यूनिवर्सल हेजमनी स्टार्ट करी यूएस ने, एंड दैट वाज अ प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि उनको वर्ल्ड वार 2 में क्लैरिटी से दिख गया था जब सैन फ्रांसिस्को चार्टर साइन हुआ 1951 में, अप्रैल 1952 में सैन फ्रांसिस्को में, जब लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया। तो उस टाइम पे ये एक बहुत अच्छे से उन्होंने डिक्लेयर करा कि भाई यूनाइटेड नेशंस तो ठीक है, बट यूएस जो है वो ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी सारी चीजें डिसाइड करेगा और होंगी वो वैसे ही जैसे यूएस चाहता है। तो ब्रेंटवुड एक्ट जो था वो इनका एक छोटा सा टूल था, और दूसरा एक इनका हिस्टोरिकल टूल था मुनरो पॉलिसी, मुनरो डॉक्ट्राइन, जो 1820-30s में पास हुई थी। उसको
पहले उन्होंने सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए बनाया था, लेकिन उस यूएन चार्टर के साइन होने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि हम तो इसको सारी दुनिया में कर सकते हैं, बिकॉज दैट वाज कि उस मुनरो पॉलिसी का तो बेस थीम था, वो था कि एनी अटैक on any allied country with the US, any friendly country of the US is a attack on the US itself. कि अगर यूएस के किसी फ्रेंडली कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है, किसी भी तरह का कोई कोर्सिव एक्शन लेता है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक्शन जो है वो यूएस के अगेंस्ट है, राइट। तो उससे हुआ क्या कि यूएस को एक लाइसेंस मिल गया, ओपन लाइसेंस टू किल, कहीं भी जाके हम अपनी मिलिट्री ले जाके कहीं पर भी जाके बैठ जाएंगे कि भैया आपने हमारे अगेंस्ट हमारे दोस्त के खिलाफ ये कर दिया, तो अब हम आपके खिलाफ ये जंग लड़ने आ गए हैं, या आपके खिलाफ ये सैंक्शंस लगाएंगे, या हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। तो ये जो दोनों ही पॉलिसीज थी ना, इसने क्या किया कि डॉलर को एक यूनिवर्सल करेंसी बना दी, और जहां पर डॉलर एज अ करेंसी ऑफ ट्रेड नहीं भी था, वहां पे यूएस ने उसको जबरदस्ती पुश भी किया, राइट। सो दिस इज द स्टोरी कि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी कैसे बना। और उसके बाद क्या हुआ कि एक करेंसी जो है उसकी एक लिमिट थी कि टिल 70s जो करेंसीज थी उनका जो रेट था वो गोल्ड से बेंचमार्क होता था। बट देन यूएस के जो प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने 1970 में एक एक्ट पास किया। उन्होंने बोला कि जो करेंसी का रेट है वो गोल्ड से बेंचमार्क नहीं होगा, इट विल बी ए फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट वाला कंसेप्ट उन्होंने जो था वो हटा दिया, उन्होंने बोला इट विल बी ए फ्लोटिंग रेट फॉर करेंसी एक्सचेंज। एंड फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल ट्रेड में जो भी इसका वॉल्यूम है, जो भी इसके इंटर ट्रेड वॉल्यूम है, करेंसी की फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम है, उसके हिसाब से डॉलर का एक रेट हम फिक्स कर देंगे, राइट। और वो जो फ्लोटिंग रेट है उसी को हम फॉलो करेंगे। अब वो गोल्ड का जो बेंचमार्क था उसका एक लिमिटेशन ये था कि एक सेंट्रल बैंक या किसी बैंक के पास जितना गोल्ड है वो उसी के हिसाब से उतनी ही करेंसी वो सर्कुलेट कर सकता था। अब गोल्ड का जो स्टैंडर्डाइजेशन हट गया करेंसी से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक लाइसेंस फॉर ओपन प्रिंटिंग शुरू हो गया। मतलब जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट करो, आपको फ्लोटिंग मार्केट में उसको सर्कुलेट करना है, और फ्लोटिंग मार्केट में जो भी रेट उसका डिसाइड होता है उसी रेट को लेकर आप सारे ग्लोब में करेंसी एक्सचेंजेस करेंगे और ट्रेड करेंगे। और वो जो पार्ट था उसके बाद 1970s के बाद आप देखेंगे यूएस इकोनॉमी और डॉलर का जो यूसेज था पूरे ग्लोब में एक्सप्लोड हो गया, बिकॉज दे प्रिंटेड इट लाइक कॉमिक बुक्स। तो दैट वाज अनदर रीजन कि जो डॉलर का डोमिनेंस था वो 10 फोल्ड 100 फोल्ड नहीं बढ़ा 97 का, वो 1000 फोल्ड इंक्रीज हो गया। और यूएस के लिए डॉलर जो था एक वो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक वेपन बन गया टू सबड्यू द कंट्रीज, to push their economic agenda, and to buy the influence, to buy the politicians, and sometime to create the wars, and sometime to buy the wars and fight it for on military industrial complex। तो इस तरह से इन्होंने डॉलर को एक डोमिनेट यूनिवर्सल इकोनॉमिक वेपन बना दिया करेंसी के बजाय। ओके, तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि जब डॉलराइजेशन इस तरह से हुआ तो बेसिकली स्पॉट प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम डीडॉलराइजेशन कह रहे हैं। ओके, हाँ जी। ओके, तो करंट सिनेरियो में आपको क्या लगता है मॉडर्न टाइम में कि जो डीडॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कब और कैसे शुरू हुआ? जब रशिया का यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएस ने एक मिस्टेक करी। इन्होंने रशिया को एक एलाई बनाने के बजाय बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया कि इट इज अ यूएसएसआर 2.0। तो यूएस ने एक इराक में वॉर स्टार्ट किया अंडर द ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, और उन्होंने बिल्कुल इराक की इकोनॉमी को, इराक की सोसाइटी को, इराक एज अ कंट्री डिस्ट्रॉय कर दिया। और 2003 तक वहाँ पर यूएस आर्मी रही। यूएस ने पूरी कोशिश करी कि वो वहाँ पे एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करे, जिसको लोग आजकल मजाक में कहते हैं कि यूएस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। अब वो जो यूएस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो फेल हो गई और सारी दुनिया ने देखा। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो ऑयल ब्लॉक था और ओपेक कंट्रीज थे, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई अगर कल को अगर हम यूएस की बात नहीं मानते हैं तो ये इराक वॉर हमारे यहाँ भी हो सकता था या हो सकता है। दूसरा, जो रशिया को उन्होंने यूएसएसआर 2.0 डिक्लेयर किया, वो
एक इकोनॉमिक पावर की तरह और एक पॉलिटिकल पावर की तरह, मिलिट्री पावर की तरह ग्रो करना शुरू हुआ। नंबर 3, चाइना टुक अ लीप फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सोशलिज्म, और उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, प्रोटेक्टेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई। इट ऑल स्टार्टेड इन 1990s and by 2000 China become a sizable economic power and also it started working कि अपनी मिलिट्री पावर भी बनाए। अब ये जो 3 इवेंट थे, ये एक तरह से यूएस के लिए डेंजर साइन होने चाहिए थे, रेड फ्लैग होने चाहिए थे और रिंग ऑफ डेंजर होने चाहिए थे, लेकिन यूएस ने ध्यान नहीं दिया अपने एरोगेंस में। एंड दीज 3 इवेंट्स वर द मेजर ट्रिगर कि सारे कंट्रीज को धीरे धीरे ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि अगर यूएस पे हम ओवर रिलायंट रहेंगे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वी विल हैव अ वॉर विद यूएस, और या फिर हम यूएस की हर बात माने विदाउट एनी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी हर पॉलिसी पे उनकी हाँ या हाँ में हाँ मिलाएं। तो दीज वर द 3 इवेंट्स जो मैंने यूएसएसआर, चाइना और जो इराक वार हैं, दीज वर द 3 मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स जिनकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर धीरे धीरे यूएस से डिसएंचेंट होना शुरू हो गया। और उन्होंने ये डिसाइड भी किया कि ये दिखना भी शुरू हो गया कि सम हाउ वी विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ यूएस डॉलर एंड यूएस हेजमनी। ओके, एंड इन दैट केस द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये कि जो ये डीडॉलराइजेशन है दरअसल ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? तो इसके लिए अगर हम ये देखें कि ओवरऑल ग्लोब में जो डोमिनेंट करेंसीज हैं अभी प्रेजेंटली, वन इज डॉलर, अनदर इज यूरो, एंड अनदर इज ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, एंड देन कम्स द फोर्थ जापानीज येन, एंड देन अदर्स। सो यूएस डॉलर जो है वो इस टाइम पे प्रेजेंटली 60% ऑफ द ग्लोबल करेंसी शेयर को कैप्चर करके बैठा हुआ है। Then euro captures 20% because euro is a standalone currency in eurozone, 27 countries. And then Great British Pound because of commonwealth of countries allied with the British Pound, and plus the kind of economic standard trade levels it share with US or European Union and its colonial remnants of hegemony. तो इन सारे context में हम देखें तो अगर आज की डेट में हम इस चीज को एंटिसिपेट करें कि डॉलर जो 60% ग्लोबल ऑर्डर यूज कर रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो इस ग्लोबल आइडिया से आपको, ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ डॉलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ डोमिनेंट इट हैज बीन थ्रू आउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिंस इट्स इंसेप्शन। सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर। एंड नंबर 2, इसको कम की कैसे किया जाए, उसके 2 रीजन है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें जितने ट्रेड ब्लॉक्स हैं उसमें सारी करेंसीज जो हैं वो यूएस के जो करेंसी है डॉलर है उसको स्टैंडर्ड ना माने, बल्कि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ करेंसी है उसमें जो करेंसी ज्यादा अडॉप्शन में यूज में होती है अक्रॉस द ग्लोबल ट्रेड उसको फॉर द टाइम बीइंग ऑन द फ्लाई उसको वो एक स्टैंडर्ड लेके चले, चाहे उसको फिक्स कर सकते हैं वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी अ फ्री फॉर ऑल फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन रादर देन की फिक्स, जैसे यूएस ने ब्रेंट्स-वुड एक्ट के बाद एक तरह से फिक्स कर दिया सारे ग्लोब को कि जो डॉलर है वो अनाउंस करा उन्होंने कि स्टैंड अलोन करेंसी होगी ग्लोबल ऑर्डर के ट्रेड के लिए, ठीक है। तो उस चीज को रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है बिकॉज दैट सिंगल स्टेटमेंट जो है यूएस को लिटरली एक अलायंसेस दे देती है मैनिपुलेट करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ओके, ठीक। सो इन दैट केस आपको क्या लगता है कि अगर डीडॉलराइजेशन होता है तो उसके एडवांटेजेस क्या है? डीडॉलराइजेशन दुनिया के मुल्कों को क्यों जाना चाहिए डीडॉलराइजेशन की तरफ? हाँ, डीडॉलराइजेशन के एडवांटेजेस ये हैं कि जितनी भी यूएस पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनका एक ही मोटो है कि इट शुड बेनिफिट यूएस। अगर कोई पॉलिसी यूएस को बेनिफिट नहीं करती है तो इधर यूएस उसकी उस पॉलिसी और उस कंट्री ऑनर ऑफ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ऑनर कंट्री है उसके अगेंस्ट वो सैंक्शंस शुरू कर देते हैं
इकोनॉमिक एम्बार्गो शुरू कर देते हैं, ये सम सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी ट्रेड वार्स, और थोड़ा कहीं ज्यादा हो जाए तो दे इंस्टिगेट सम सिविल वॉर, और अब बिल्कुल उनको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं, देन दे स्टार्ट अ वॉर, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि देयर वुड बी ट्रेमर्स ऑफ रिसेशन, फिर उसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं यूएस के साथ वो सफ़र करते हैं, बिकॉज उनका ट्रेड और उनकी इकोनॉमी और उनके जो कंज्यूमर इन्फ्लेशंस हैं, फूड इन्फ्लेशंस हैं, दे स्काई रॉकेट। और उसके बाद यूएस जो है उस चीज़ को मिसयूज़ करता है, उनको एड्स देगा, लोन देगा, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो एड और लोन जो है वो किसका पैसा है? यूएस का पैसा थोड़ी है। एड कहाँ से आ रही है? वर्ल्ड बैंक से आ रही है, आईएमएफ से आ रही है। तो वहां पर तो दुनिया जहान का ग्लोबल ऑर्डर के कंट्रीज है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो एड थोड़ी होती है, वो तो लोन होता है एक तरह से, क्योंकि वो तो वापस भी करना है। और उसका कंट्रीज कुछ जो स्मॉल वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो तो उसका सारे उम्र एक तरह से इंटरेस्ट ही भरते रहते हैं। तो वही वाली बात है, यूएस जब एक साहूकार बन के लोन डिस्ट्रीब्यूट एड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अगर यूएस खुद अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा है तो भी इसकी कितनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल से होती है उस एड डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी और पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैप्चर करने का यूएस का फेवरेट टूल है। तो इसलिए इस चीज के गेट रेड होने के लिए भी हमें डीडॉलराइजेशन करनी चाहिए, और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और जितनी बॉडीज हैं ग्लोबल ऑर्डर की, उनके जो लोनिंग रिजाइम्स हैं उनको डिफाइन किया जाए और उनको यूएस हेजमनी से फ्री किया जाए। क्योंकि जैसे यूएन में कोई डिसीजन होते हैं तो यूएन का जो टोटल फंडिंग है उसमें 24% यूएस से आता है। तो यूएस का उसमें यूएन के हर एक डिसीजन में प्रॉक्सी लेवल में बहुत दखल रहता है। वो हमेशा ये डिसाइड करने की कोशिश में रहते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या सूट करता है, वही एजेंडा पास होना चाहिए अनटिल कि जब कोई प्रॉपर वोटिंग ना हो रही। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक रोड ब्लॉक है डीडॉलराइजेशन के लिए और डॉलर के यूनिवर्सल हेजमनी को फिनिश करने के लिए। लेकिन अब इसका काउंटर क्या है? जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जैसे साउथ अमेरिका का रीजनल ट्रेड ब्लॉक है मेरकोसुर, राइट, उसमें 11 कंट्री हैं साउथ अमेरिका के मेंबर। अफ्रीकन यूनियन है, उसके 35 कंट्रीज हैं। ब्रिक्स हैं, वी हैव 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज प्लस इनवाइटीज, and then there is a list of 13 countries who are very keen to join. Then SCO है, then ASEAN है, उसके बाद रशिया अफ्रीका फोरम है। सो ये जितने भी रीजनल फोरम्स हैं, ट्रेड ब्लॉक्स हैं, दे हैव रियलाइज्ड द इम्पैक्ट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूएस हेजमनी, और जो डॉलर की यूनिवर्सल हेजमनी है उसकी वजह से इनको कितना नुकसान होता है हिस्टोरिकली आज तक। तो अब ये सारे ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं ये सब अपने अपने करेंसी रिजाइम प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने अपने डिजिटल करेंसी रिजाइम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं ग्लोबल ऑर्डर में, एंड 80-90% ऑफ द कंट्रीज आर न्यूट्रल राइट नाउ, दे जस्ट वांट अ फ्री ग्लोबल ऑर्डर जहां पर करेंसी की वैल्यू को यूएस नहीं डिसाइड करे, यूएस का डॉलर नहीं डिसाइड करे, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी के जो अंडरकरेंट्स हैं और जो फ्लो है वो डिसाइड करे। अब इसका थर्ड पार्ट ये है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं उसका बैलेंस जो है वो, अब यूएस ने एक बहुत ही स्टूपिड जो वॉर शुरू किया रशिया के अगेंस्ट, प्रॉक्सी वॉर, जो उन्होंने 2012 से उसको प्रिपेयर कर रहे थे यूक्रेन के थ्रू यूरोमेडन प्रोटेस्ट और रिजाइम चेंज एंड ऑल दैट एंड थ्रू इट्स डीप स्टेट नेटवर्क। अब यूएस को उस चीज को पे करना पड़ रहा है, राइट नाउ। अब हुआ क्या है, उसका जो इम्पैक्ट ये हुआ है कि जितने कंट्रीज हैं उन्होंने देखा कि रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाई इस होप के साथ कि जैसे वेस्ट हमेशा ट्रेडिशनली इसका मजाक उड़ाता रहता था कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक है, और रशिया की इकोनॉमी को वेस्टर्न मीडिया जो है ना हमेशा इटली के साथ कंपेयर करता था कि रशिया का ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है और इटली का ज्योग्राफिकल एरिया इतना स्मॉल सा है, लेकिन इन दोनों का जीडीपी जो वो बराबर है।
और मजाक उड़ाते थे रशिया का। और इसी इल्यूजन के साथ इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए और इन्होंने ये होप किया कि रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी बिकॉज इट इज नॉट बिग एंड इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। रशिया ने इनको गलत प्रूव कर दिया। और अब इस बार जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस आए हैं वर्ल्ड बैंक की, उसमें रशिया डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली सैंक्शन्ड कंट्री इज ओनली कपल ऑफ हैंडफुल ऑफ द कंट्री 10-12 कंट्रीज जिसका जीडीपी जो है जो पॉजिटिवली ग्रो करेगा। सही, बिल्कुल ठीक। फॉर 2023-24 Correct. so that is one indicator. Secondly, China realized that यूएस ने कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को और ग्लोबल ट्रेड को फ्लीस किया और डिस्टॉर्ट किया ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को। सो चाइना ने पहले तो अफ्रीका में काउंटर किया यूएस को, फिर मिडिल ईस्ट में काउंटर किया, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और डिफरेंट कंट्रीज जितने भी मिडिल ईस्ट के हैं उनके साथ अपने जियोपॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस को इंप्रूव करके उनको चाइना ने मिलिट्री एड नहीं दी। चाइना यूज्ड अ वेरी सॉफ्ट स्ट्रेटजी यूजिंग इट्स कल्चरल सॉफ्ट पावर एंड इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर। और चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ एक ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का $60 बिलियन वर्थ का एक एग्रीमेंट साइन किया। सिमिलरली चाइना ने रशिया के साथ एक ट्रांस साइबेरियन गैस पाइपलाइन बनाई। सिमिलरली चाइना ने ब्राजील और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन इंप्रूव किए और ब्राजील के साथ एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया दैट विल यूज युआन, चाइनीज युआन एज अ ट्रेड करेंसी। इसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी हाँ जी, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के चाइना ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उनका बेसलाइन यही है कि जो युआन है दैट विल बी यूज्ड एज अ बेस करेंसी फॉर द ट्रेडिंग, राइट। तो अब जो यूएस एक चीज पे थ्राइव करता था कि हमारे पास व्हाट इज से जो अल्टीमेटली पेट्रो डॉलर दैट टर्म इज यूज्ड बिकॉज यूएस को एक चीज का बहुत शौक था और वो उसको बहुत फ्लॉन्ट भी करते थे कि जो ऑयल ट्रेड है वर्ल्ड का that is under their influence and that is what and in which direction किसी भी डायरेक्शन में जाता है, कैसे उस ट्रेड को कंडक्ट करते हैं that will be decided by the US। और जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है that was 100% conducted through the dollar। so चाइना ने यूएस की उस हेजमनी को ब्रेक कर दिया। दूसरा यूएस ने जो एक स्टूपिडनेस करी कि रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाई। अब इससे क्या हुआ कि यूरोप का जो 90% ऑफ द सप्लाई था गैस का, एलएनजी का, वो रशिया से आता था। उसका देखो ऑलमोस्ट उतना ही शेयर जो था वो ऑयल का वो रशिया से आता था। अब सडनली जब यूरोपियन कंट्रीज को वो रशियन सप्लाईज मिलना बंद हो गई और यूएस ने उनको फ्लीस करना शुरू कर दिया और 4 टाइम 7 टाइम हायर कॉस्ट पे वो गैस बेचनी शुरू कर दी, तो उन्होंने भी रियलाइज किया कि सूनर और लेटर हमें ये यूएस पे डिपेंडेंस छोड़ना पड़ेगा। प्लस उसके बाद उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम को ब्लास्ट कर दिया जस्ट टू प्रूव कि भाई हम रशिया के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर की एक ओपिनियन फॉर्म करी कि अब नो मोर यूएस डॉलर, नो मोर यूएस हेजमनी और यूएस के इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए। हम अपने रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में खुश हैं और हम अपने रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में अपने करेंसी रेजाइम्स के अकॉर्डिंग खुद ट्रेडिंग करेंगे बिकॉज वी कैन सर्वाइव ऑन दैट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हुई कि इस साल के शुरू में जो ब्रिक्स कंट्री थे उनका जीडीपी जो था इट क्रॉस्ड द जीडीपी कंबाइंड जीडीपी ऑफ G7 कंट्रीज। सो G7 कंट्रीज का जो कंबाइंड जीडीपी था दैट वाज वो आसपास था 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो उसको जो ब्रिक्स कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन है टू वर्ल्ड जीडीपी उसके हिसाब से, उनके नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वो उस 45 ट्रिलियन फिगर को क्रॉस कर चुके हैं। तो इससे एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर आया जितने भी बाकी के जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं कि कैसे हम इस यूएस हेजमनी को ब्रेक कर सकते हैं और कैसे हम इस यूएस डॉलर की हेजमनी को ब्रेक कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अपने करेंसीज के रेट फ्लोटिंग मेथड के थ्रू, फ्री फ्लोट मेथड के थ्रू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में डिसाइड कर सकते हैं और पॉजिटिवली हम अपनी इकोनॉमिक्स को यूएस की इकोनॉमिक सबवर्शन से और मिलिट्री और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में शायद आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि अब क्यों लगता है कि डी-डॉलराइजेशन जो है वो इमिनेंट है, बस होने ही वाला है? उसका 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि यूएस में जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है और जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, दे आर टू एरोगेंट, टू लेफ्टिस्ट, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, उनके जो ट्रेडिशनल ग्लोबल ऑर्डर्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट दिस लेफ्टिस्ट वोक कल्चरल प्रोपेगेंडा एंड कल्चरल इन्वेजन ऑफ देयर सोसाइटीज़, जो यूएस और उसकी गवर्नमेंट धीरे-धीरे पुश करना शुरू कर रही है, राइट? और उनके एम्बेसडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली, जो रशिया के अगेंस्ट यूएस ने वॉर शुरू किया, उसमें यूक्रेन के थ्रू जो प्रॉक्सी वार है, उसमें सबको प्रूव कर दिया कि यूएस अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? एंड थर्डली, जो इकोनॉमी और जो बैंकिंग की सिचुएशन यूएस में अभी है, और जो यूएस ने यूरोप को 4 टाइम 7 टाइम हायर कॉस्ट पे जो सेल किया गैस और ऑयल प्रोडक्ट्स को, और बाकी जो उसने ट्रेड एम्बार्गोज लगाए, एंड फोर्थली जो यूएस कंपनीज का रोल रहा है कोविड में, सो उससे सारा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो त्रस्त है, वो परेशान है। उनको पता चल गया कि इनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो इनका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं और उनकी जो डीप स्टेट लॉबी है, वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। एनीथिंग दे कैन डू, दे कैन गो टू एनी लेंथ, they can kill anybody, they can kill any society, they can kill any country, right? इसलिए ये एक बहुत इमिनेंट रिक्वायरमेंट है ग्लोबल ऑर्डर की कि यूएस की डॉलर हेजेमनी को फिनिश किया जाए, सो दैट जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो अपने आप को और अपने करेंसी रिजाइम को एस्टेब्लिश करें, और एक वेरी हेल्दी फ्री फ्लोट करेंसी रिजाइम जो है ग्लोबल ऑर्डर में, ग्लोबल इकोनॉमी में एस्टेब्लिश हो, और उसके अकॉर्डिंग एक हेल्दी करेंसी एक्सचेंज रेट्स बने, और जो बाकी के कंट्रीज हैं जो डॉलर के हेजमनी के चक्कर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ग्रो करें, प्रॉस्पर करें, और वहां पर भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए जो हम नॉर्मली टॉप 5 डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं। राइट, थैंक यू सो मच अजय जी आज के लिए, बिकॉज आई थिंक दिस विल गिव सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कि डी डॉलराइजेशन, उसकी बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो उसका क्या है, हाउ इज इट लुकिंग लाइक राइट एट दिस स्टेज. So we'll continue our discussion in the next show. Ajay ji, thank you so much for coming today. थैंक यू महेश जी, राधे राधे। राधे राधे.